So hi guys, welcome back again in Coding Engineers. तो guys, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक्स को हम कवर कर रहे थे और आज हम कवर करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। काफ़ी लंबे समय से आप क्लास 7th 8th से आप पढ़ते आ रहे हो फ्रिक्शन। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए थोड़े से अपने लेवल जूनियर इंजीनियरिंग के लेवल के हिसाब से चीज़ें को बताऊंगा। इसमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जो वीडियो सीरीज जूनियर इंजीनियरिंग के लिए बना रहा हूँ, चाहे वो एसएससी जेई की बात हो चाहे आरआरबी जेई की बात हो, ठीक है, तो जो मैं सीरीज बना रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ आपको बताऊँ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उससे रिलेटेड थ्योरी चीज़ें आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, ज़्यादा डीप पे ना जाएं, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें पढ़ना है, काफ़ी चीज़ें कवर करना है। हर चीज़ को याद करना अपने बस की बात नहीं है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जो आज से मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, वीडियो जैसे एंड होगा तो आपके सामने मैं खूब सारे क्वेश्चन रखूंगा जो देखोगे आप 2011 2010 से लेकर अभी तक जितने भी जेई के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसकी चिंता मत कीजिए, कोई चीज़ छूटेगा मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ आपको बताने के लिए। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, स्लाइड्स हैं जो आपके सामने मैं यहाँ पे चीज़ें बताने वाला हूँ। उसके बाद अपन इसकी मेन चीज़ें मेन जो मटेरियल है उस पर चलेंगे। क्या होता है फ्रिक्शन? आई थिंक बताना नहीं चाहिए, जानते हो, बट थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा क्योंकि फ्रिक्शन से जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में 50% थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है और 50% हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? इसलिए मैं ये थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटेड टू अनदर। ओके, जनरली क्या होता है जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करता है, ठीक है, या फिर रिलेटिवली मूव हो या स्टेशनरी मूव हो, मतलब ये बॉडी रेस्ट पे है उसके ऊपर ये बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये बॉडी भी मूव कर रहा है और ये बॉडी भी मूव कर रहा है, लाइक अ रिलेटिव, ये बॉडी इसके रिलेटिव में मूव कर रहा है, रिलेटिव फ्रिक्शन। ठीक है, तो गाइस जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे मूव करता है, फॉर एग्जांपल आप ये फिगर देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, पुशिंग फोर्स, ये बॉक्स को मैं ऊपर वाले बॉक्स को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में? मोशन का डायरेक्शन क्या है? राइट हैंड साइड की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो जिधर भी आप फोर्स लगा रहे हो, रिलेटिव फोर्स जिधर आप लगा रहे हो उसके अपोजिट ही हमेशा फ्रिक्शन एक्ट करता है। क्लियर है? तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और भी होते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, बट मेन हमारा यही है, इसको हम समझ लेंगे तो वो भी आसान हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपरेट बिटवीन टू सरफेस दैट आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये बॉडी भी मूव नहीं कर रहा है, ये बॉडी भी मूव नहीं कर रहा है, बट जब आप ऊपर वाली बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो ऊपर वाला बॉडी मूव करेगा और नीचे वाला रेस्ट ही रहेगा। तो इस टाइम पे जो फोर्स इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि अपोजिट नेचर का होगा आपके मोशन के डायरेक्शन से, दैट टाइप ऑफ फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन ऑब्जेक्ट इन मोशन। फॉर एग्जांपल ये भी बॉडी मोशन में है और ये भी बॉडी मोशन में है। क्लियर है? ये इसके रिलेटिव मोशन में है, ये इसके रिलेटिव मोशन में है। क्लियर है? आपस में दोनों का रिलेटिव मोशन है। इस टाइम पे जो इनके बीच में फ्रिक्शन लगता है ऐसे को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? नाउ इन लिक्विड्स फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस बिटवीन मूविंग लेयर ऑफ फ्लूइड। अब सिर्फ सॉलिड बॉडी में ही फ्रिक्शन एक्ट नहीं होता है, फ्रिक्शन हमारा लिक्विड में भी एक्ट होता है। तो लिक्विड में फ्रिक्शन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसको हम लिखते हैं ड्रैग फोर्स से। जैसे यहाँ पे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, फ्लूइड में हम बोलते हैं ड्रैग हो रहा है, बोलते हैं ना ड्रैग हो रहा है, दैट इज ड्रैग, DRAG, ड्रैग फोर्स। क्लियर है? तो फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस बिटवीन मूविंग लेयर ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड में क्या होता? भाई अगर कंटेनर में ऐसा फ्लूइड आप फ्लूइड रखे हो तो भाई फ्लूइड का भी तो लेयर होता है ना, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, फ्लूइड का भी तो लेयर होता है। तो ये जो फ्लूइड के लेयर है इनके बीच में भी फ्रिक्शन होता है। और जब ये फ्लूइड किसी सरफेस पे मूव करता है, जब ये फ्लूइड किसी सरफेस पे मूव करता है तो सरफेस और फ्लूइड के जो लास्ट वाले लेयर है इनके बीच में भी हमारा फ्रिक्शन होता है। ऐसे को हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है? जो एटम इनसाइड अ सॉलिड मटेरियल कैन एक्सपीरियंस फ्रिक्शन एज वेल। जो एटम्स वगैरह होते हैं हमारे किसी भी बॉडी में उनके बीच में भी फ्रिक्शन होता है। क्लियर है? इन नेचर
यस, इन नेचर देयर आर नो कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस इन्वायरमेंट। कहीं भी नेचर में, अपने अर्थ पे ही देख लें, कहीं भी आपको फ्रिक्शनलेस इन्वायरमेंट नहीं मिलने वाला है। इवन इन डीप स्पेस में भी नहीं मिलता, वहां भी टीनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं, दूर जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लाइट कैसे है, लाइट क्या है, फोटोन्स, तो यहाँ तक आ रहा है, उनके बीच में तो फ्रिक्शन हो रहा होगा, वो भी तो कुछ कम हो रहे होंगे ना, जाहिर सी बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट। अब और डिटेल में हम आगे देखेंगे कैसे काम क्या करता है, बट अभी एक डेफिनेशन पे चलते जाइए। अगला है रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रोल करता है, इस बीच जो फ्रिक्शन लगता है, ऐसे फ्रिक्शन को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए ये व्हील है और ये हमारा सरफेस है, तो इस व्हील पे अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ठीक है, तो रेजिस्टेंस फोर्स किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। पुश ऑन व्हील, व्हील को आप इस डायरेक्शन में पुश करो, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज घूमने के कारण आप फोर्स किधर लग रहा है, पीछे आगे की ओर, तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। क्लियर है? रोलिंग फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिव फोर्स दैट स्लोज डाउन द मोशन ऑफ अ रोलिंग बॉल और व्हील। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रोलिंग रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूछूं आपकी कार, ठीक है, आपकी कार, ये आपकी कार है, क्लियर है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो इसमें फ्रिक्शन, व्हील में फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि व्हील जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर आपको रोलिंग फ्रिक्शन की चीजें याद करनी है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में अगर कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन भी होता है। अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन भी फोर्स होता है। स्मॉल एफ से दिखाते हैं फ्रिक्शन को, और फोर्स को हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। क्लियर है? या फिर हम एफ एफ भी दिखा सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। और कभी कभी हम फ्रिक्शनल स्टैटिक ऐसे लिखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। फिर लिखते हैं कभी कभी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, कभी कभी एफ आर लिख देते हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इस तरीके से डिनोट करने का मेन है। ठीक है, क्या एप्लीकेशन है फ्रिक्शन का? भाई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, डिसएडवांटेजेस भी हैं फ्रिक्शन के, एडवांटेजेस भी है फ्रिक्शन के। एडवांटेजेस ये है कि भाई आप जो जमीन पे चल पा रहे हो, क्यों चल पा रहे हो, आप अपने फुट से जमीन पे चल पा रहे हो ना भाई, तो क्यों चल पा रहे हो, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता आपके पैर और जमीन के बीच में, तो आप स्लिप नहीं करते, कंटिन्यूस स्लिप करते जाते, आप कभी चल ही नहीं पाते अच्छे से। तो ये एडवांटेजेस है फ्रिक्शन का। वहीं डिसएडवांटेजेस क्या है, ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से आपका जो शूज है, उस शूज का जो सोल होता है, सोल घिसने लगता है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन, सोल आपका घिस के गड्ढा हो जाता है, सोल में आपके होल होने लगते हैं, भाई डिसएडवांटेजेस। तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, friction plays an important part in many everyday processes. For instance, when two objects rub together, friction causes some of the energy of motion to be converted into heat. जाहिर सी बात है, जब भी दो बॉडी में फ्रिक्शन होता है, दो बॉडी में फ्रिक्शन होता है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन के कारण हीट डेवलप होता है, और उस हीट की वजह से आपका जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट करता है। ठीक है, नाउ दिस इज वाई रबिंग टू स्टिक टुगेदर विल इवेंचुअली प्रोड्यूस अ फायर। ये तो पुराने जमानों के लिए, पुराने जब माचिस की मैच स्टिक की खोज नहीं हुई थी, उस टाइम के लिए वरदान था कि जब दो स्टिक को रब करते हैं तो हमें फायर मिल जाता है ना। बट अब जंगल में क्या हो रहा है, तो जब जंगल में तेजी से हवाएं चलती हैं, दो पेड़ आपस में टकराते हैं तो आग लग जाता है, तो क्या है वो डिसएडवांटेजेस है ना। फ्रिक्शन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वियर एंड टीयर ऑन बाइक गियर्स। यस, जो गियर्स हैं, गियर के जो टीथ होते हैं, गियर के जो टीथ होते हैं, कुछ दिन में खराब हो जाता है ना आपके बाइक के गियर के जो टीथ है, चलते चलते घिस जाते हैं, तो फिर वो स्लिप होने लगते हैं। ये घूमता रहेगा, ये नहीं घूमेगा, स्लिप होने लगते हैं। तो ये तो भाई डिसएडवांटेजेस भी है। और एडवांटेजेस क्या है, फ्रिक्शन का, अगर ये टीथ ना होते, इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये आपस में रोटेट नहीं कर पाते। क्लियर है? दैट्स वाई लुब्रिकेशन और लिक्विड्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो जब भी आपको, इसीलिए आप अपनी गाड़ी के या फिर शटर जो होता है, दुकान का जो शटर होता है, उसमें आप ग्रीस लगाते हो, लुब्रिकेशन लगाते हो, ताकि फ्रिक्शन कम हो, ताकि हमारा जो सब्सटेंस है, हमारा जो मटेरियल है, इजिली वियर ना हो, तो उसको बचाने के लिए आप लुब्रिकेशन यूज करते हैं जनरली। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जनरली फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है, एफ this frictional force is equal to mu n, where mu is the frictional force, small f is a frictional force, mu coefficient of friction, और n is the normal force। normal force जैसे जैसे ये हमारा एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे, ये एक हमारा रैंप है, इस रैंप पे ये ब्लॉक मूव कर रहा है,
ये ब्लॉक इस रैंप से नॉर्मल क्या होगा, ये होगा नॉर्मल, यस, ये डायरेक्शन जो है दिस इज द नॉर्मल फोर्स, ओके, यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल फोर्स, क्लियर है, ये होता है नॉर्मल। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, इस बॉडी का नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये सेंटर पे, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल, क्लियर है। अब ऐसी बात नहीं है, अब नॉर्मल हमेशा सेंटर में नहीं होता, पहली बात याद रखना, जो नॉर्मल किसी भी बॉडी का जो नॉर्मल फोर्स है वो सेंटर पे हमेशा नहीं होता। क्यों नहीं होता, जैसे कि एक मैंने बॉक्स बनाया, मान लीजिए इस बॉक्स पे जो फोर्स लग रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूडीएल लोड लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, इन दैट केस आपका जो नॉर्मल फोर्स होगा वो सेंटर पे मिल जाएगा, क्लियर है। बट इसी बॉक्स में अगर मैं यूवीएल फोर्स लगा दूं, ठीक है, इस तरीके का कुछ लोड एक्ट हो रहा है, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एक्ट हो रहा है, तो देखो इधर इधर तरफ कम लोड है, ज्यादा लोड कहाँ लग रहा है, इधर की ओर, तो हो सकता है फ्रिक्शन आपका सेंटर से शिफ्ट होके यहाँ कहीं निकले, ये हो जाएगा शिफ्ट, ओके। तो फ्रिक्शन जो नॉर्मल फोर्स है वो डिपेंड करता है, हमेशा हर बॉडी के सेंटर से नहीं आता, वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी पे जो फोर्सेस ये यहाँ पे देखो ये रखा हुआ, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना पूरे सरफेस पे लोड, इसलिए नॉर्मल पे यहाँ पे बन गया, क्लियर है। यहाँ भी देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे लोड, इसलिए नॉर्मल सेंटर पे ही है, नॉर्मल इस तरीके का बन गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लोड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, इसलिए सेंटर से घसक कर इधर आ गया, है ना। ये नॉर्मल फोर्स का थोड़ी से है, ये चीजें याद रखना। फॉर्मूला, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम होगा, तो याद कर लेना इसको अच्छे से। क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ्टन सिंबलाइज्ड बाय ग्रीक लेटर म्यू, ठीक है, इज अ डायमेंशनलेस स्केलर वैल्यू, ये भी याद रखना, डायमेंशनलेस स्केलर वैल्यू होता है, वैल्यू विच डिस्क्राइब द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज एंड फोर्स प्रेसाइजिंग देम टुगेदर। दो बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, फ्रिक्शनल, इन दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शनल इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, अलग अलग बॉडी के बीच अलग अलग हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, क्लियर है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल यूज, क्लियर है। फॉर एग्जांपल आइस ऑन स्टील, इनके बीच में अलग म्यू की वैल्यू होगी, क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अलग वैल्यू होगी, हैज लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बहुत कम होता है इनके बीच में, व्हाइल रबर ऑन पेवमेंट हैज अ हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेंज फ्रॉम नियर 0 टू ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब जो ये म्यू की वैल्यू होती है, आप मान लो मैं बोलूं बताओ इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो आपको पता म्यू की वैल्यू मान लो आपको पता है, म्यू की वैल्यू मान लो आपको 1 आपको पता है, तो आपने तुरंत 1 यहाँ पुट किया और नॉर्मल फोर्स निकाल के मल्टीप्लाई किया और आपका मान लो 10 के आसपास आ रहा है, तो आप क्या बोल दोगे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स, आपका जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो 10 हो गया, जी नहीं, गलत। फ्रिक्शनल फोर्स की कभी भी ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा, अगर आपका 10 आया है, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स F की जो वैल्यू आई है वो 10 आया है, इसका मतलब ये है फ्रिक्शनल फोर्स 0 से लेके 10 तक है गाइस, ये ध्यान में रखना। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 10 नहीं, ये 10 मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन का, तो मिनिमम कितना होगा 0, 0 से 10 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो ये बॉक्स मूव नहीं होगा, क्योंकि 0 से लेकर 10 तक आप कोई भी फोर्स लगा लो, आपकी बॉक्स ये मूव नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फ्रिक्शन, जिनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10, क्लियर है। आप 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये बॉक्स मूव नहीं होगा, 2 न्यूटन लगाओगे तब भी मूव नहीं होगा, 3 न्यूटन लगाओगे नहीं करेगा, ऐसे ही 5 न्यूटन लगा लो, 9 न्यूटन लगाओगे तब भी मूव नहीं होगा, 10 न्यूटन लगाओगे तब भी ये बॉडी आपस में मूव नहीं होगा, जाकर कहीं पे आप 11 न्यूटन लगाओगे, मतलब आप जो फ्रिक्शनल का जो लिमिटिंग है 0 से 10 उसको क्रॉस कर रहे हो 11, तब जाकर ये बॉडी स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में मूव होना, क्लियर है। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से माइंड में रख लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, मेक द सरफेस स्मूथर, सरफेस को पॉलिश करके स्मूथ कर दीजिए, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। लुब्रिकेशन लगा दीजिए, देखो चैन, साइकिल की चैन में ऐसे लगाते हो ना लुब्रिकेशन, ताकि आपका ये इजिली आपका पैडल फ्री हो जाए, इजिली अच्छे से रोटेट हो, ज्यादा लुब्रिकेशन भी कभी कभी दिक्कत कर देता है। मेक द ऑब्जेक्ट मोर स्ट्रीमलाइंड, मोर ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट का शेप है स्ट्रीम बनाइए, देखिए जैसे ये फिगर को देखिए,
ये फिगर का ये शेप होने के कारण यहाँ पे देखो कितना सारा एयर का लेयर रुक रहा है, ये इसी को बोलते हैं ड्रैग फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसी बॉडी के शेप को मैंने इस तरह कर्व कर दिया, तो देखिए कितने आसानी से एयर आ रहा है और निकल जा रहा है। तो यहाँ पे ड्रैग फोर्स जो है वो कम लग रहा है, यहाँ पे ड्रैग फोर्स ज्यादा लग रहा था बिकॉज ऑफ स्ट्रीमलाइन शेप के कारण बॉडी का। रिड्यूस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द सरफेस, ठीक है, दो बॉडी के बीच के कॉन्टेक्ट को रिड्यूस करना। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, आप फ्लैट सरफेस को फ्लैट सरफेस पे जलाएंगे तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि पूरा पूरा सरफेस पूरे पूरे बॉडी से टच होगा। रिड्यूस करने के लिए मैंने बीच में एक व्हील लगा दिया, रोलर। व्हील लगाने से क्या होगा, हम जानते हैं कि व्हील जो होता है सरफेस पे, जो व्हील की कांटेक्ट होती है सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो कांटेक्ट रिड्यूस कर दिया, इससे आपका ये बहुत आसानी से मूव हो जाएगा। बियरिंग का यूज कीजिए, क्लियर है। ये सब कुछ यूजेस है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। अब अपन इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं और फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो चलिए तो शुरू करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन से सॉल्व शुरू करते हैं अपन। ये एक बॉक्स है, क्लियर है, इसको अपन कलर कर देते हैं, ओके। और ये हमारा हो गया सरफेस, एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया सरफेस, ठीक है। ये सरफेस पे हमारा ये बॉक्स है। अब बॉक्स का जो वेट है, बॉक्स का जो वेट है कितना रख दिया जाए? बॉक्स का वेट मैं बोल रहा हूँ, जो बॉक्स है इसका मास जो है, बॉक्स का जो मास है वो है 5 kg। 5 kg का बॉक्स है। इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, क्लियर है। इन ये दोनों सरफेस के बीच में, इस दोनों सरफेस के बीच में जो म्यू की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो है 0.2, ओके। तो बताइए इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, क्लियर है। तो कैलकुलेट करने से पहले हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है स्मॉल f इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये होता है फॉर्मूला हमारा, हमने अभी जस्ट पढ़ा था। बट उससे पहले अपन क्या करेंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मतलब हम इन दोनों सरफेस को थोड़ा अलग अलग करेंगे और इनके बीच में चीजें बताएंगे, क्लियर है। तो आइए देखते हैं। ओके, तो ये सरफेस मैंने दूर दूर कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ये बॉडी है हमारा, क्लियर है। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स सेंटर से इस बॉक्स पे नीचे की ओर क्या एक्ट होगा? mg, ठीक है। बॉक्स का जो वेट है ग्रेविटी कारण नीचे mg लगेगा और ऊपर क्या होगा? ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, क्लियर है। अब फ्रिक्शन को डिनोट करना है, फ्रिक्शन को कैसे डिनोट करें? फ्रिक्शन को मैं ब्लू कलर से ही डिनोट करूंगा हमेशा। देखिए आपका बॉडी किधर की ओर मूव हो रहा है? इधर की ओर मूव हो रहा है, ठीक है। आपका जो बॉडी पे फोर्स F इधर की ओर लग रहा है, फोर्स आप इधर की ओर लगा रहे हो, तो फोर्स उस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो क्या होगा? ये बॉक्स उधर की ओर मूव होगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? ये जो दूसरा बॉडी ये बोलेगा नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, तो ये क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्लियर है। तो क्या करेगा? ये जो सेकंड बॉडी है, फिर से ध्यान से सुनो, ये बॉक्स है, ये बॉक्स हमारा इस डायरेक्शन में मूव होना चाह रहा है, आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में मूव होगा। तो दूसरा बॉडी क्या बोलेगा? फ्रिक्शन का मतलब यही हुआ ना कि मैं नहीं जाने दूंगा, एक रेजिस्ट करना, जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स मोशन कर रहे हो उस मोशन को रोकना, रेजिस्ट करना, यही तो होता है फ्रिक्शन। ये बॉडी, दूसरा बॉडी क्या बोलेगा? नहीं मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, तो वो क्या करेगा? अपने दूसरे वाले बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, यही तो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, क्लियर है। तो ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से हम बनाते हैं। वैसे ही 2-3 बॉडी का ही बताऊंगा। तो ये इधर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो इस सरफेस पे किधर लगेगा? इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर है। बॉडी इस तरफ मूव हो रहा है, सेकंड बॉडी बोलेगा कि मैं तुमको उस डायरेक्शन में नहीं जाने दूंगा, इसलिए सेकंड बॉडी उस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, क्लियर है। और वो जो सेकंड बॉडी है उस पे इसके अपोजिट लग जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो यहाँ पे F की वैल्यू, यहाँ N की वैल्यू क्या हो जाएगी? N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg। N और mg अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब N इज इक्वल टू mg, ये हुआ ना, N इज इक्वल टू mg। तो N की इज इक्वल टू मास कितना है? 5 इंटू g 10, कितना हो जाएगा? 50। N हो गया 50, तो यहाँ पे पुट कर दें, स्मॉल f इज इक्वल टू म्यू कितना दिया? 0.2 इंटू 50, कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट 10 न्यूटन के आसपास आएगा। तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 10 न्यूटन। तो क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, बट इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की लिमिट क्या है? 0 से 10, ये आंसर हुआ,
क्लियर है? दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ये चीज? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दो बॉक्स हैं, एक सरफेस पे रखा हुआ है, क्लियर है? इन दोनों यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.3, और इन दोनों के बीच में जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.3। क्लियर है? इसका जो मास है 1 kg, ठीक है, इसका जो मास है इसका भी 1 kg। क्लियर है? इसको बोल देते हैं बॉक्स बी, दिस इज बॉक्स ए। ओके, और इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? तो देखो, ये रेस्ट पे है, ये भी बॉक्स हमारा रेस्ट पे है, ये बॉक्स हमारा मूव हो रहा है। तो ये बताओ, जब ये बॉक्स इधर पे मूव हो रहा है तो साथ में ये भी बॉक्स मूव होगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस। ये बॉक्स जब इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ये भी बॉक्स मूव होगा इसके साथ में ही। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब फोर्स की वैल्यू आप धीरे धीरे एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, ये बॉक्स तो आगे निकल जाएगा और ये बॉक्स क्या होगा, वहीं पे गिर जाएगा। वो जो स्लिप एकर्स हो रहा है, तो वो मिनिमम फोर्स बताइए। डिटरमाइन द मिनिमम फोर्स that occurs slip between A and B box। क्लियर है? तो वो मिनिमम फोर्स बताइए, जैसे आप वो फोर्स को अटेंड करोगे ये बॉक्स यहाँ से स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके बताइए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। क्लियर है? फ्री बॉडी डायग्राम, बॉक्स ए बॉक्स बी कलर दिख ही रहा है, तो हमने बना लिया, ये हमने लगा दिया फोर्स भाई, फोर्स इधर लग रहा है इधर। क्लियर है? अब एक काम क्या करते हैं अपन, सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपन ये बनाएंगे, ये सेंटर पे रखें, ये क्या लग रहा है नीचे, mg। क्लियर है? और ऊपर क्या लगेगा, n। ठीक है? ये mg, बॉक्स का वेट कितना है 1, बॉक्स का वेट कितना है, मास कितना है बॉक्स का 1, और g की वैल्यू होती है 10 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से वेट, टोटल वेट कितना निकल जाएगा, 1 × 10 = 10 mg 10। यहाँ पे 10 लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन हो जाएगी। क्लियर है? अपन थोड़ा सा इसको और दूर कर देते हैं ताकि अपन थोड़ा अच्छी तरीके से समझ ले चीजों को। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देना, अब देखो इस बॉक्स का खुद का वेट कितना है, ये भी 1 kg का था ना, ये भी बॉक्स हमारा 1 kg का था, तो इसका भी वेट कितना निकलेगा 10। बट इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर ये भी बॉक्स रखा हुआ है, ऊपर 10 न्यूटन ऐड भी हो रहा है, तो 10 और इसका 10 लगकर कितना नीचे लगेगा, 20 न्यूटन। और 20 नॉर्मल कितना होगा, जो भी इधर है उसका अपोजिट 20 न्यूटन। क्लियर हो गया? ये 10, ये 10 और प्लस इसका 10, 10 + 10 20 हो गया, नीचे इस पे लगेगा। क्लियर है? ये तो हमने एक नॉर्मल बना लिया। अब हम फ्रिक्शन बनाएंगे, फ्रिक्शन का डायरेक्शन देंगे। तो ये बॉडी किधर मूव हो रहा है, इधर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो जो नीचे वाला जो सरफेस था ये क्या बोलेगा, मैं तुमको इस डायरेक्शन में नहीं जाने दूंगा, तो वो इस बॉक्स पे अपोजिट में एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, है ना? तो अपोजिट में एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दिस। क्लियर है? इसको एक काम करते हैं ना, अपन लेके ये अपोजिट में एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा कि मैं तुमको नहीं जाने दूंगा वो। क्लियर है? वैसे ही ये बॉक्स इधर की ओर जा रहा है और ये बॉक्स किधर है, इसके स्टेशनरी है ना? तो ये भी बॉक्स क्या बोलेगा, तो इसको, ये बॉक्स इसको क्या बोलेगा कि मैं तुमको आगे नहीं जाने दूंगा, तो इस बॉक्स पे, ये जो रेड वाला बॉक्स है, येलो बॉक्स पे बोलेगा पीछे की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तभी तो इसको रोकेगा उधर जाने में। और इस पे किस तरीके किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में ये लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है? अब ये तो हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन दे दिया फ्री बॉडी डायग्राम में। अब अगला काम क्या है भाई वैल्यू बताओ। तो वैल्यू आइए निकाला जाए, F = μn। देखिए इन दोनों के बीच, इन दोनों बॉक्स के बीच में म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3। तो लिख देते हैं 0.3 इंटू नॉर्मल फोर्स, इन दोनों के बीच में नॉर्मल, ये नॉर्मल ऊपर वाला नॉर्मल कितना लग रहा है 10, इस बॉक्स के लिए देख रहे हैं ना 10, तो ये 10, ये हो जाएगा 30। मतलब इन दोनों के बीच में हमारा 0 से 30 का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, 0 से
30 का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, F इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू की वैल्यू क्या है भाई, दूसरे बॉक्स के लिए 0.3, इसके लिए भी है तो 0.3, और इंटू नॉर्मल क्या है भाई इस बॉक्स का 20 न्यूटन, 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6। तो यहाँ ये जो फ्रिक्शनल है इसका वैल्यू क्या है, 0 से सॉरी इसका जो आंसर आएगा 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। 30 आया क्या, अरे यार 30 कैसे आएगा, 3 न्यूटन आएगा ना यहाँ पे, दिस इज नॉट 3 न्यूटन, मिटाना ही पड़ेगा लगता है सब। ओके ये हो गया 3 न्यूटन। तो यहाँ इनके बीच में 0 से 3 का फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ भी 0 से 3 का फ्रिक्शनल फोर्स, और इसका F निकालते हैं दूसरे वाले का, तो 0.3 इंटू ये जो नॉर्मल है 20 का, तो 20 इसका आ जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 से 6। चलिए तो हमारा मैक्सिमम काम हो गया, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, हमने फ्रिक्शनल की वैल्यू निकाल ली, हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखा दिया, मैक्सिमम चीजें हम यहाँ पे आपको बता दी हैं। अब डिटरमाइन द मिनिमम फोर्स, इन दोनों के बीच में वो कौन सा मिनिमम फोर्स होगा जब हमारा ये जो बॉक्स रेड वाला बॉक्स है वो स्लिप हो जाएगा येलो वाले बॉक्स से, स्लिप स्टार्ट होगा जनरली। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए होता क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। इस बॉक्स के लिए, ये वाले बॉक्स के लिए ध्यान से देखिए, फोर्स कितना है F माइनस पीछे की ओर कितना लग रहा है 3, -3, और इधर -6 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, 3 इसलिए पुट कर रहा हूँ गाइज, देखो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 3 का लग रहा है, 3 का फ्रिक्शनल लग रहा है ना, तो इन दोनों को ओवर, ये जो फ्रिक्शन ये ओवरकम करेगा, इस 3 को ओवरकम करेगा पहले या 6 को ओवरकम करेगा, ये फोर्स पहले 3 को ओवरकम करेगा, तो एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे 3 पुट किया। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी, और मास आपको पता ही कितना है, मास 1 kg, मास 1 है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ इसको सॉल्व करो तो वैल्यू आएगी 12 न्यूटन। तो ये है वो मिनिमम वैल्यू, ये है वो मिनिमम वैल्यू जब आपका क्या होगा, दोनों के बीच में स्लिप स्टार्ट होगा, वो मिनिमम फोर्स है जब स्लिप होना स्टार्ट होगा इस फोर्स पे। अब यही फोर्स को अगर मैं 12 से 13 कर दूं, ठीक है, इस फोर्स को 12 से 13 कर दूं, तो देखिए इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, क्लियर है, तो 13 में पुट किया, -3 -6 इज इक्वल टू मास 1 kg। अब एक्सेलरेशन हमको पता नहीं कितना है, तो एक्सेलरेशन हम यहाँ पे निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका 30, इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। देखे, तो जैसे ये वो मिनिमम फोर्स है, ये 12 न्यूटन वो मिनिमम फोर्स है जब हमारा स्लिप, अभी तक बॉडी स्लिप होगा नहीं, इस पॉइंट पे बॉडी चलेगा। 12 से जैसे 13 न्यूटन फोर्स हुआ, 12 से जैसे 13 हुआ, कितना आ गया एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। ये 3 तक तो वो सह लेगा, 3 से जैसे आप 4 एक्सेलरेशन पे आए तो ये 3 को ओवरकम कर जाएगा, और ये नीचे वाला बॉक्स है वो आगे निकल जाएगा, और पीछे वाला बॉक्स वहीं का वहीं रहेगा और वहीं गिर जाएगा, है ना। तो ये है वो मेन चीज समझने का। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत हम और एग्जाम्पल देंगे आपको, और डिटेल में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफी बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज मेन स्टार्ट करने से पहले अपन एक दो चीज स्मॉल चीजें और पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल आपका 2 बॉक्स हैं, दिस इज बॉक्स ए, ओके, एंड दिस इज बॉक्स बी, और ये है अपना सरफेस। टिल्ट नहीं है वो, मैं टेढ़ा बना ही रहा हूँ। ये बॉक्स मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में हमारा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये बॉक्स मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में कितना 4 मीटर पर सेकंड, इतना। क्लियर है? रिलेटिव मोशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आपको मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ, ये भी इधर मूव हो रहा है, ये भी 2 ट्रेन है, ये ट्रेन ए ट्रेन बी, ठीक है, आप इस ट्रेन में बैठे हुए हो, इस ट्रेन में आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो बताओ ट्रेन ए की स्पीड क्या होगी, आप कैसे समझोगे, क्योंकि ये बाहर से, मैं बाहर से देख रहा हूँ, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। बट जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाओगे, जब बी ट्रेन में आप आकर बैठ गए हो, इन दैट केस आपको
ए जो है वो किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। इसको समझने के लिए करना क्या है, दोनों को पहले कीजिए अलग अलग। दिस इज ए, दिस इज बी। आप 10 मीटर इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो अपनी जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ए जो है इधर जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में। तो आपकी ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, तो क्या करना है, अपनी स्पीड भी इसको उसी डायरेक्शन में दे देना है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 14 मीटर पर सेकेंड। ये आपके लिए, जब आप इस ट्रेन में बी में बैठे होगे तो आपके लिए जो ए की स्पीड होगी दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिव में। क्लियर है। बट बाहर से देखने पे हमको 10 और 4 ही दिखेगा। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए इसी को अपन बताते हैं, दो बॉक्स हैं। क्लियर है। दिस इज बॉक्स ए, दिस इज बॉक्स बी। ठीक है। बॉक्स ए भी इस डायरेक्शन में हमारा मूव हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और जो बी है वो भी मूव हो रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है। अब आप इस बी बॉक्स में बैठे हो, तो बताओ ए बॉक्स की स्पीड क्या होगी। कुछ नहीं करना है, ये ए ये बी, आप बी बॉक्स में बैठे हुए हो, बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है ना, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है 6 मीटर पर सेकेंड है, और ए ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जा ही रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। तो करना क्या है, अपनी जो 6 मीटर पर सेकेंड अपनी स्पीड जो है ना ए को दे देना है अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में देना है 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 6 - 3 = 3 मीटर पर सेकेंड। तो बी में बैठकर जब आप देखोगे तो आपके लिए जो ए है वो 3 मीटर पर सेकेंड से किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर है। ध्यान में रखना ये सब चीजें। ओके, यही इंपॉर्टेंट था जो आपको बता रहे हैं दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। ओके। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्टेशनरी इज कॉल्ड। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। यस यू आर राइट, बताया था ना स्टार्टिंग में ही। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड सरफेस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपका इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर आपका बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, सही हो आप। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अ बॉडी ऑफ वेट 30 न्यूटन रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हॉरिजॉन्टली फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी which just start moving when the force is 9 न्यूटन। the coefficient of friction between the body and the floor will be। बहुत आसान है यार। देखो, बॉडी का वेट दिया है, मीन्स इट मीन्स आपका बॉडी है, बॉडी का वेट दिया है 30 न्यूटन। ठीक है। और ये 9 न्यूटन दिया, द बॉडी फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी, बॉडी पे कितना फोर्स है, 9 न्यूटन। तो फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, म्यू इंटू एन। ये एन नॉर्मल फोर्स ही तो अपना ये वेट है। अगर आप भूल गए हो, अपन जो डायग्राम बना के पढ़ते हैं, डायग्राम ऐसे बनाते हैं ना, ये हो गया हमारा एम जी, इट इज एम जी, यही है ना एम जी। और इसी ये एम जी जो होता है ये किसके बराबर होता है, नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ एम जी क्या होता है, वही तो वेट होता है। तो वेट कितना दिया है, 30 न्यूटन। वेट की वैल्यू दी है 30 न्यूटन, है ना। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 न्यूटन। तो एन की वैल्यू दी हुई है 30 न्यूटन, एफ की वैल्यू आपकी है कितनी, 9 न्यूटन। तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन, एन 9/30, 3/10। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। A body of weight W is placed on a rough inclined plane. The inclination of the plane with the horizontal is less than the angle of friction. The body will be इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, डाउनवर्ड की तरफ आने लगेगा, या अपवर्ड जाने लगेगा, या नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। ओके, तो ये मैंने इंक्लिनेशन बना लिया। क्लियर है। तो इस सेंटर से नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, इसमें जो इसका वेट है, यही है ना, इसका वेट लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है, इसका क्लियर है। ये जो है ये क्या है हमारा वेट W, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन W। ठीक है, दिस इज W। क्लियर है। और ये जो होगा, ये जो बॉक्स का जो ये डायरेक्शन होगा ये होगा नॉर्मल।
ये होगा नॉर्मल। क्लियर है? अब ये इंक्लाइंड है, ये है थीटा। क्लियर है? तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, दिस इज ऑल्सो अ थीटा। ये क्या हो जाएगा, रिजॉल्व कीजिए इस डब्ल्यू को, ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, और इसका ये डायरेक्शन हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। क्लियर है? और ये फ्रिक्शन किधर हो रहा होगा, जब ये नीचे की ओर आ रहा होगा तो फ्रिक्शन की इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज एफ टी। क्लियर है? तो जो एफ आर है वो किसके इक्वल हो रहा है, डब्ल्यू साइन थीटा के। ये एफ आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, एंड दिस नॉर्मल इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। दिस नॉर्मल इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। क्लियर है? डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, अगर दोनों को डिवाइड किए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, विच इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को म्यू एन लिख सकते हैं, दिस इज म्यू एन लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, ये एन से ये एन कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स म्यू। क्लियर है? अगर थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू आपकी जो फ्रिक्शनल म्यू क्या है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, अगर थीटा की वैल्यू COF से ज्यादा हो जाता है तो बॉडी स्लोप डाउन नीचे की ओर मूव करने लग जाएगी, है ना। और अगर थीटा की वैल्यू कम रहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी, है ना, बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, इक्विलिब्रियम उसी पोजीशन पे होगी। क्लियर है? तो आपका इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इक्विलिब्रियम। देखिए, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विल विथ द हॉरिजेंटल इज लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन है, मतलब ये थीटा है, अगर वो म्यू से कम होता है, इन दैट केस क्या होगा, आपका बॉडी मूव करेगा ही नहीं, वहीं रहेगा। ठीक है? और जैसे इस फ्रिक्शन को कवर आप किए तो बॉडी स्टार्ट होगा मूव होना। ठीक है? थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा हो गया इस म्यू की वैल्यू से तो आप बॉडी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। ठीक है? A body of mass 5 kg is pushed up to 2 meter on a smooth 30-degree inclined surface by a force of 60 Newton acting parallel to a plane. The work done on the body is, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और। एक 5 kg मास का बॉडी है, उसको 2 मीटर ऊपर तक ले जाना है 30 डिग्री इंक्लाइन पे, उस पर 60 का फोर्स लगा रहे हो, तो वर्क डन कितना होगा, ये डायग्राम है। क्लियर है? इंक्लिनेशन है 30 डिग्री का, एक बॉक्स है, बॉक्स कितने 5 kg का बॉक्स है, उसको इस पोजीशन से लेके 2 मीटर ऊपर तक इस बॉक्स को ऊपर तक ले जाना है। क्लियर है? जो हाइट है वो हाइट आपको पता नहीं है। क्लियर है? अब वर्क डन निकालना है। तो देखो, बॉक्स को नीचे से लेकर ऊपर तक ला रहे हैं, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो रहा है। तो वर्क डन कितनी हो जाएगी, mgh, which is equal to potential energy of a box. क्लियर है? मास ऑफ बॉक्स इज 5 kg, g 9.81, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ये 2 मीटर है और ये 30 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin 30 डिग्री, जो इसकी वैल्यू आएगी 1। इसको पुट कीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 49.05 जूल के आसपास। पाइथागोरस थ्योरम लगाए गाइस, ये आपके पास हाइपोटेनस है और एंगल है, हाइट निकाल लीजिए, 2 sin थीटा से हाइट निकल जाएगा, दैट इज 1 मीटर, पुट कर देंगे तो 49.05 जूल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा हो गया, इसमें है ऑप्शन, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। ओके, इसमें ऑप्शन नहीं है, बट मैं बताया हूँ वही सही है। ठीक है? यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं। A body of mass 5 kg accelerate at a constant rate of इतना on a smooth horizontal surface due to an external force acting at 30 degree. External force 30 degree पे उस पे act हो रहा है with horizontal. The magnitude of force is okay. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसको अपन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? कैसे, ये हमारा एक बॉक्स है, क्लियर है, ये हमारा एक बॉक्स है, ओके, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे रखा हुआ है। क्लियर है? ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। क्लियर है? और इस बॉक्स का जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसा है, नॉर्मल डायरेक्शन। बॉक्स का जो वेट है, बॉक्स का जो वेट है कितना है, 5 kg इंटू
जी, ठीक है, बॉक्स का वेट 5 केजी मास है, बॉक्स का मास है 5 केजी, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50 न्यूटन वेट हो जाएगा इसका। क्लियर है? कितने की स्पीड से चल रहा है ये? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन दिया है। इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। ये फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है यार, कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी से बताइए। देखिए, इस फोर्स को हम रिसॉल्व कर देते हैं इधर। इस फोर्स को अगर हम इससे रिजॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा इसी से बन रहा है, ये हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री। और इसका जो ये वाला प्लेन है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। तो हमें वर्टिकल फोर्स से लेना देना नहीं, हम क्योंकि वर्टिकल फोर्स से भी हम निकाल सकते हैं बट हॉरिजेंटल फोर्स आसान है निकालना। तो हॉरिजेंटल एफ कॉस थीटा 30 इधर लग रहा है। क्लियर है? ओके, ठीक है। देखिए F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में? F cos 30 डिग्री विच इज इक्वल टू मास। ठीक है, मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2। क्लियर है? तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 टू 10, 10 cos 30 डिग्री। ऑप्शन में है ये 10 cos 30 डिग्री दिस। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। A body is resting on plane inclined at angle 30 degree to horizontal. ठीक है, 30 डिग्री। What force would be required to slide it down if the coefficient of friction between the body and plane is 0.3? अच्छा, नीचे आने के लिए क्या इस पे वो लगना चाहिए? ठीक है, 3 पॉइंट। ठीक है, इसका वो समझते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से समझे। अपन फिगर में चलते हैं और फिगर में चलकर इसको समझते हैं। ओके, ठीक है। ओके, ये बन गया ड्राइंग। कितना डिग्री बता रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री में है। ओके, और क्या है? अ बॉडी इज रेस्टिंग ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, व्हाट फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्लाइड इट डाउन? नीचे आने के लिए क्या फोर्स लगे उस बॉक्स पे कि बॉक्स ऑटोमेटिक नीचे आने लगे। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड प्लेन इज 0.3, बॉडी एंड प्लेन के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बता रहा है, म्यू की वैल्यू दिया है 0.3। ओके, 0.3। देखिए, ये सेंटर हो गया, यहाँ से ये लगेगा नॉर्मल फोर्स, ये हो गया W। तो ये क्या हो जाएगा? ये 30 है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो जाएगा W cos 30 डिग्री और ये हो जाएगा W sin 30 डिग्री। क्लियर है? ओके, और दिस इज फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे आ रहा है तो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W sin 30 डिग्री। ओके, which is equal to mu n is friction, that is mu n W sin 30 डिग्री। क्लियर है? और दूसरे वाले का नॉर्मल के देखा जाए तो n, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, n is equal to W cos 30 डिग्री। दिस n is equal to W cos 30 डिग्री। तो इन दोनों, ये दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे W W कट जाएगा, n से n कट जाएगा और म्यू की वैल्यू हो जाएगी tan 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री विच इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। tan इनवर्स म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, tan इनवर्स म्यू की वैल्यू है 0.3, 30 डिग्री और 30 डिग्री इज इक्वल टू 16। इनको सॉल्व करोगे तो 16.62 कुछ आएगा। इसका मतलब क्या है? ये 30 डिग्री थीटा से कम है, इंक्लिनेशन से इसकी वैल्यू कम है। ठीक है, इंक्लिनेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉक्स है, बॉक्स पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, जीरो फोर्स एक्टिंग।
गाइस क्या है, समझो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से समझो। देखो थीटा फ्रिक्शन क्या, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में बताया, अगर ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग आपने निकाला 0 से 10 है, क्लियर, और फोर्स आप लगा रहे हो 2 न्यूटन का, तो ये मूव होगा नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कितना है 0 से 10 के बीच में। तो उसको मूव कराने के लिए आपको 11 न्यूटन जब लगाओगे, 10 को क्रॉस करोगे, 11 न्यूटन लगाओगे, तब ये बॉडी स्टार्ट होगा मूव होना। ठीक है, यहाँ पे जो 30 डिग्री इंक्लिनेशन जो है और इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो आपके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे बॉडी ऑटोमेटिक ही डाउन आने लगेगी गाइस, इसमें कोई एक्सटर्नल लग ही नहीं रहा है। अगर 30 कम होता तब तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते ताकि फ्रिक्शन को हम रिस्पॉन्स कर सकें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3.8 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन अच्छा भी है, क्वेश्चन बड़ा भी है, इसको अपन लास्ट में करते हैं, आगे और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसको लास्ट में करेंगे। देखिए, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स with play when a body just being to slide over a surface of another body is known as limiting friction। हाँ भाई सही सी बात, लिमिटिंग अपन स्टार्टिंग से लिमिटिंग वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कोई बॉडी को द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स play when a body just begin to slide over a surface of another body is known as limiting force, जिसकी बात कर रहे हैं मैक्सिमम फोर्स, जिसको मैं लिखता हूँ हमेशा, अपन क्या लिखते हैं, मैं लिखता हूँ ना हमेशा फ्रिक्शन की वैल्यू जो आप निकालते हो F इज इक्वल टू म्यू एन, और ये अगर आपका 10 न्यूटन आ जा रहा है तो ये 10 न्यूटन इसकी वैल्यू नहीं है। 10 न्यूटन का मतलब है लिमिटिंग वैल्यू है 0 से 10, फ्रिक्शनल की लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू 0 से 10 वैल्यू है उसकी, इसको क्रॉस करोगे तभी बॉडी मूव होगा, तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ओके, आगे देखिए भाई, और 13 मीटर लैडर इज प्लेस्ड, अच्छा क्वेश्चन है, against a smooth vertical wall, its lower end 5 meter from the wall, what should be the coefficient of friction between the ladder and floor so that it remains in equilibrium। ठीक है, मूव नाउ, 13 मीटर का लैडर है प्लेस्ड अगेंस्ट a smooth vertical wall with its lower end 5 मीटर from the wall। अरे यार आसान क्वेश्चन तो है, इसको ऐसे फिगर में ड्रॉ करें। ये है आपका वॉल, क्लियर है, ये है आपका लैडर, ये आपका लैडर है, क्लियर है, लैडर का क्या 13 मीटर लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वाल, लैडर का लेंथ है कितना बता रहा है 13 मीटर, लैडर का लेंथ है 13 मीटर, और ये वॉल से कितनी दूरी पे है, वॉल से कितनी दूरी पे है 5 मीटर, वॉल से ये है 5 मीटर दूरी पे। ठीक है, वॉल से 5 मीटर दूरी पे है, तो फाइंड करना है फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ताकि वो स्लिप ना हो यहाँ से। ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ना, अपन को जरूरत ही नहीं है गाइस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोई लेंथ और ब्रेड्थ देने से नहीं निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है भाई सरफेस की क्वालिटी क्या है ना, तो उसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, आपके पास म्यू की वैल्यू के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, म्यू की F इज इक्वल टू म्यू एन, है ना, तो आपके पास ना नॉर्मल है ना F है, आप कैसे म्यू की वैल्यू निकाल लोगे, नॉन ऑफ दिस आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो म्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके वॉल, या क्या बोल रहा है यहाँ पे लैडर की मटेरियल और वॉल के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप ये जो लैडर की लेंथ और इसके हेल्प से कैसे निकाल लोगे, क्लियर है, अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था, आगे देखा जाए। What is the direction of application of friction force with respect to direction of motion of an object? अभी ऊपर ही किए थे कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है मोशन के अपोजिट लगता है, सी ऑप्शन राइट। When the friction comes into action between the two running parts of machine, it result in the production of heat। जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन के कारण हीट ही प्रोड्यूस होता है। The friction force which acts on a body when the body tends to move is known as limiting force of friction। Yes, वो the frictional force, वो frictional force जब बॉडी पे एक्ट, व्हेन बॉडी टेंस स्टार्ट होता है मूव होना, कब बॉडी स्टार्ट होता है मूव होना, जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करते हो, आप जब वो फोर्स लगाते हो, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर दे वो फोर्स, तब आपका बॉडी स्टार्ट होता है मूव होना, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है,
द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस इज इतना दिया हुआ है व्हिच प्रिवेंट द बॉक्स फ्रॉम स्लाइडिंग. ओके, इफ द बॉक्स accelerates with इतना a, then calculate the deceleration if the force applied is ma. okay ओके, ये सरफेस, ये बॉक्स सेंटर से ये क्या है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, क्लियर है. और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन. इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है, फ्रिक्शन का कलर अपन ब्लू से चल रहे हैं ना. ओके, और ऊपर में क्या लग जाएगा हमारा, यहाँ ऊपर में क्या लगेगा, नॉर्मल. ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल हमारा, इट इज ब्लैक इन कलर. और नीचे में क्या लगेगा, नीचे में क्या लगेगा, इसका वेट है ना, जिसको अपन दे देते हैं पिंक कलर. ओके, तो ये है दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन का डायरेक्शन. क्लियर है. ये है नॉर्मल, ये है एम जी, बॉक्स का मास, और जी ये है फ्रिक्शन का डायरेक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन. क्लियर है. इन दोनों के बीच में जो म्यू की वैल्यू दी हुई है दैट इज कितना दिया, म्यू 0.2. फाइंड क्या करना है, फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है. फोर्स जो लग रहा है इनके बीच वो दिया है m इंटू ए. एक्सेलरेशन जो उसकी वैल्यू है a है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फाइंड द, क्या था भाई क्वेश्चन, कैलकुलेट डी एक्सेलरेशन इफ द फोर्स अप्लाइड इज एम ए. ओके, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. तो कैसे किया जाता है, देखिए, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, है ना, ये हो जाएगा. और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू एम जी की इक्वल हो जाएगा, एम जी की इक्वल हो जाएगा, है ना. देयरफॉर एफ इज इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो एन की जगह पे एम जी लिख सकते हैं, तो म्यू एम जी लिख सकते हैं. और हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है हमारा फोर्स, ये होता है ना फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स. तो ये जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जो फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स है यही तो है हमारा फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो उसको रोक रहा है. तो उसकी जगह पे मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, यू एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, ये हो गया. तो एम से एम कट गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई म्यू इंटू जी. म्यू की वैल्यू 0.210 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन है, कहाँ है भाई, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या, 0.220 कैसे आएगा यार, 2. ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है. क्लियर है, दिस इज योर राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. अच्छा क्वेश्चन है 3.15. देखिए, द सब्सटेंस यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन द रिलेटिव मोशन बिटवीन एज लुब्रिकेशन. दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को सॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट सबसे अच्छा होता है रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, एब्जॉर्बेंट रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, लुब्रिकेशन सबसे बेस्ट है. ठीक है, चूज द प्रिंसिपल व्हिच इज नॉट यूज्ड इन द सॉल्यूशन मेकिंग ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्रिक्शन. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे यहाँ पे काम ही नहीं है. प्रिंसिपल ऑफ वर्क इन एनर्जी, जरूर काम पड़ता है भाई वर्क इन एनर्जी का. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे मूवमेंट भी हो रहा है तो मोमेंटम का डी बट प्रिंसिपल भी यहाँ पे काम. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इसका यूज नहीं होता फ्रिक्शन. ठीक है, which of the following option is correct about the method used to reduce the friction को कम करने के लिए. making a rough surface है, which of the following option is correct. अच्छा, बाकी सब wrong होगा, एक सही होगा. making a rough surface, surface को rough करने से friction कम हो जाएगा, गलत. use of sand particles तो और friction बढ़ेगा, none of this तो हो नहीं सकता. lubrication से friction कम होता है, ये सही आंसर है. choose the correct statement about the kinetic friction and the static friction. काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना. काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है. क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन का कम होने का रीजन ये है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है, जब जो दो बॉडी आपस में रिलेटिव मोशन में होते हैं, तो ऑलरेडी मोशन में होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका फ्रिक्शन भी कम होगा एज कम्पेयर टू कोई चीज रेस्ट में है. कोई चीज अगर रेस्ट में है तो शुरू में उसको हिलाने में ज्यादा टॉर्क, ज्यादा पावर लगता है. एक फिर वो बॉडी, बाइक ले लो, बाइक जैसे इंजन का एग्जांपल लेते हैं, बोलते हैं ना ट्रेन का इंजन जब हम स्टार्ट करने में हमारा कितना लीटर पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है, इसलिए ट्रेन के इंजन को हम जल्दी बंद नहीं करते हैं. स्टार्ट करने में कितना लीटर पेट्रोल खत्म हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है. ठीक है, बट वो रेगुलर स्टार्ट रहता है, उससे कम डीजल लगता है. वही यहाँ पे भी मेन फैक्टर है.
The angle between normal reaction and the resultant of normal reaction and the limiting friction is known as, जल्दी बताइए, एंगल ऑफ कांटेक्ट। यस यार, यही तो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये है नॉर्मल, ये बॉडी है, ये है नॉर्मल, क्लियर है। ये है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि डायरेक्शन मोशन का इस डायरेक्शन में है। ये जो रिजल्टेंट निकलता है नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में, ये क्या होता है, यही तो होता है हमारा कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, याद रखना भैया, ये चीज शायद मैंने आपको बताया नहीं। आगे देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। शेप ऑफ सरफेस, सरफेस के शेप से लेना देना होता है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेंथ, सरफेस के स्ट्रेंथ से बिल्कुल नहीं। नेचर ऑफ सरफेस, यस, सरफेस का नेचर कैसा है, सरफेस स्मूथ है, सरफेस रफ है, सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ है, ये सब। ठीक है। Which of the following terms best describe the frictional force? Non-contact force, non-contact force में फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं। कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। स्टैटिक फोर्स, नॉन ऑफ दिस। कॉन्टैक्ट फोर्स सबसे बेस्ट यहाँ पे आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। जब भी दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आएंगे उनके बीच में फ्रिक्शन लगना ही लगना है। क्लियर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन बचा रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन को अपन यहाँ से उठा लेते हैं और लेकर चलते हैं अपन ड्राइंग। ला 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 ला। एसएससी जेई आफ्टरनून वाले में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ओके, ये रहा क्वेश्चन आ गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। अपन अब सॉल्व करेंगे। फिगर बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाएंगे अपन। ओके, सबसे पहले ये वाली बॉडी के लिए देखते हैं। देखिए, ये होगा, नीचे क्या होगा, लगेगा W, इधर टेंशन लग रहा है, इधर T टेंशन, इधर क्या है N1 नॉर्मल 1, और ये क्या होगा फ्रिक्शन 1। इस डायरेक्शन में ये टेंशन हो रहा है तो मूव इस डायरेक्शन में हो रहा है बॉक्स, फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि यहाँ से N1 जो है W के इक्वल है, और टेंशन जो है F1 के इक्वल है, और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू N1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू म्यू W। N1 की वैल्यू W है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ आता है T इज इक्वल टू म्यू W। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस बॉक्स के लिए देखते हैं। इस बॉक्स का ये हो जाएगा क्या, W, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल N2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये कितना डिग्री दिया था भाई, दिख ही नहीं रहा ये तो, थीटा, ये थीटा लिखा हुआ था ना, तो ये भी हो जाएगा थीटा। ये हो जाएगा W cos थीटा, और ये हो जाएगा W sin थीटा। ये हो जाएगा टेंशन, तो टेंशन ऊपर है, इधर की ये इस डायरेक्शन में, जो जाहिर सी बात है ये नीचे ही मूव हो रहा होगा, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इसी डायरेक्शन में F2 इधर लग रहा है। क्लियर है। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, N2 इज इक्वल टू W cos थीटा, N2 इज इक्वल टू W cos थीटा। ओके, और T भी इस डायरेक्शन में है, F2 भी इस डायरेक्शन में है, तो T प्लस फ्रिक्शन 2 एक साइड और W sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। T की वैल्यू इक्वेशन 1 से देखिए, T की वैल्यू म्यू W हो जाएगा, प्लस F2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू N2 हो जाएगा। जैसे F1 की वैल्यू म्यू N1 था, तो F2 की वैल्यू म्यू N2 विच इज इक्वल टू W sin थीटा, और म्यू W प्लस म्यू N2 की वैल्यू दिस W cos थीटा, W cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा। लिख सकते हैं म्यू 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 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, म्यू और W कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 1 प्लस cos थीटा विच इज इक्वल टू W sin थीटा। W से W कैंसिल, बचा म्यू, और ये हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई cos थीटा बाई 2। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज और ये अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 इधर का 2 इधर का 2 कैंसिल, बच गया यहाँ पे क्या हो गया, बच जाएगा म्यू। क्लियर है। और ये cos थीटा ये पूरा और ये एक कट गया, बच गया यहाँ पे एक cos थीटा बचेगा,
यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ऑप्शन है कहीं, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ऑप्शन बी। ठीक है, यही है हमारा आंसर। तो फाइनली गाइस आपको क्लियर हो गया होगा, हमने काफ़ी चीज़ें अच्छे से पढ़ा, हर चीज़ को हमने कवर किया फ्रिक्शन में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करा। एक आध क्वेश्चन में आपको अभी एक और बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, उसके बाद ही आप फ्री हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप जान लो तो काफ़ी हेल्प करेगा, थोड़ा फ्रिक्शन को समझने में, थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज आप यहाँ तक जहाँ तक पढ़े हो, यहाँ तक काफ़ी आपके लिए, जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक काफ़ी है। बट बाई डिफॉल्ट मुझे लगता है कभी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको एक बार आपको बता दूं, ताकि मैं भी फ्री रहूँ कि मैंने आपको हर चीज़ बताई। ठीक है, एक बार थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, वो चीज़ भी जान लीजिए, उसके बाद अपन वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है गाइस आपके सामने। देखिए, 3 बॉक्स है, 2 केजी का बॉक्स, 3 केजी का बॉक्स, 7 केजी का बॉक्स। इन दोनों बॉक्स के बीच का जो फ्रिक्शन है 0.2, इन दोनों बॉक्स के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3, और सरफेस और इस बॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है 0। तीनों बॉक्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, A1, A2, A3, अलग अलग बॉक्स है तो अलग अलग एक्सेलरेशन मैंने लिखा। ऊपर वाले बॉक्स में एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, आपने सिर्फ ऊपर वाले बॉक्स में लगाया है। तो आपको बताना है कि भाई ये तीनों बॉक्स की एक्सेलरेशन क्या होगी, और क्या लगता है आपको ऊपर वाला बॉक्स चला जाएगा और दोनों बॉक्स यहीं रहेगा, या जो ये 10 न्यूटन से जब इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये बॉक्स क्या करेगा, इस बॉक्स को भी लेकर चला जाएगा और ग्रीन वाला यहीं रह जाएगा, या ऐसा होगा कि यहाँ पे फोर्स लगाने से ये तीनों बॉक्स साथ में मूव करेगा। क्या होगा अपन देखने वाले हैं। तो अपन इसको तीनों को अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं। क्लियर है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन फ्री बॉडी डायग्राम में, ये मैंने इसका बनाया नॉर्मल, तो नीचे एक्ट हो रहा था mg, ये ऊपर हुआ इसका नॉर्मल, और इसका mg, इसका नॉर्मल, इसका mg, ये हो गया। अब इससे पहले लिख लिया जाए। ठीक है, देखो ये बॉक्स का वेट कितना है, 2 kg, 2 kg वेट है, सॉरी मास है कितना, 2 kg, तो वेट कितना हो जाएगा mg विच इज इक्वल टू 2 इंटू G10 विच इज इक्वल टू 20। ये कितना नीचे एक्ट हो रहा है, 20 न्यूटन। क्लियर है, तो इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा, वो भी 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब ये येलो वाला बॉक्स का वेट कितना है, 3 kg, तो नीचे कितना एक्ट हो रहा होगा, 30 kg, 30 kg इस बॉक्स का, 3 इंटू 10 30 kg इस बॉक्स का, बस इस बॉक्स के ऊपर भी ये 20 न्यूटन एक्ट हो रहा है, तो 30 प्लस 20 50 न्यूटन इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, तो इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। ओके, अब ये बॉक्स का वेट कितना है, 7 kg, तो 70 आएगा, और 70 और इसके ऊपर कितना एक्ट हो रहा है, 50, 120 kg, 70 प्लस 50 120 न्यूटन, इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा, 120 न्यूटन। क्लियर है, ये तो हो गया नॉर्मल का डायग्राम, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब फ्रिक्शन, तो ये बॉक्स मूव कर रहा है 10 न्यूटन से इस डायरेक्शन में। क्लियर है, ये बॉक्स इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन से मूव कर रहा है, तो ये बॉक्स जब इधर मूव होगा तो ये जो येलो वाला बॉक्स है वो बोलेगा रेड वाले को मैं नहीं जाने दूंगा तुमको, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, और इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो उससे किधर लगेगा, इधर लगेगा, जाहिर सी बात। क्लियर है, अब ये बॉक्स इधर की, येलो बॉक्स इधर की ओर जाने लगा, ग्रीन बॉक्स क्या बोलेगा कि मैं तुमको नहीं जाने दूंगा उधर। फ्रिक्शन का मतलब यही होता है ना कि मैं नहीं जाने दूंगा, रजिस्ट करना, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, और इधर अपोजिट है तो इसके इधर तरफ इसके अपोजिट हो जाएगा। अब सरफेस और इसके बीच में, सरफेस और ग्रीन वाले बॉक्स के बीच में क्या होगा, सर ग्रीन वाला बॉक्स उधर की ओर जा रहा होगा राइट हैंड साइड में, तो सरफेस क्या बोलेगा मैं नहीं जाने दूंगा, तो सरफेस इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगाएगा। क्लियर है, तो ये डायग्राम हमारा बन गया फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन को दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। क्लियर है, अब वैल्यू निकाल लिया जाए, जल्दी से बताइए एफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन, रेड इन दोनों के बीच में म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू नॉर्मल क्या है, इस बॉक्स का नॉर्मल 20, तो आ जाएगा आपका 2, है ना, 2 आएगा ना, नहीं 4, तो फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो 0 से 4। ठीक है, ये वाला भी 0 से 4। क्लियर है, अब इन दोनों के बीच में
म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3, देखो 0.3 है येलो और ग्रीन के बीच में, 0.3 इंटू नॉर्मल कितना है ग्रीन वाले का 50, तो यहाँ पे लिख दो 15, इससे आ जाएगा 15, तो यहाँ पे कितना लगेगा 0 से 15 तक लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन, 0 से 15 लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब सरफेस, यहाँ पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, सरफेस और ग्रीन वाले बॉक्स के बीच में 0, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0 0, क्लियर है, सब 0 हो जाएगा। तो फाइनल जाकर हमारा FBBD रेडी हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू A1, बॉक्स 1 का निकाल रहे हैं। फोर्स इधर कितना लग रहा है 10 न्यूटन का, अपोजिट में 4 लग रहा है, तो क्या करेंगे 10 माइनस 4 इज इक्वल टू मास कितना है बॉडी का 2 kg, मास कितना है रेड वाले का 2 kg, तो 2 इंटू A1, तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 6 और 2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से A1 एक्सिलरेट हो रहा है, क्लियर है। अब देखो, अब जो येलो वाला बॉक्स है इस डायरेक्शन, येलो वाला बॉक्स इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन से जा रहा है इस डायरेक्शन में, और जो ये वाला बॉक्स है इधर की ओर 15 का लगा रहा है, ये जो 4 है ये 15 को ओवरकम कर लेगा, न्यूटन को नहीं कर पाएगा, ओवर 4 क्या 4 15 को ओवरकम कर लेगा, नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा ये दोनों बॉक्स जो है येलो वाले बॉक्स और ये बॉक्स दोनों साथ में होंगे, ये दोनों बॉक्स साथ में होंगे, या तो ये मूव कर रहे होंगे या दोनों साथ में रेस्ट पे होंगे, बट दोनों बॉक्स साथ में होंगे, क्योंकि येलो वाले बॉक्स पे जो फ्रिक्शन लग रहा है 4 न्यूटन का वो ग्रीन वाले की 15 को ओवरकम नहीं कर पा रहा। ओके, तो क्या हुआ A2 और A3 की वैल्यू हो जाएगी सेम, A2 और A3 की वैल्यू हो जाएगी सेम, क्लियर है। तो कितनी हो जाएगी F इज इक्वल टू मास इंटू A2 A3, क्लियर है। मास कितना है, दोनों बॉक्स साथ में रहेंगे तो दोनों का बॉक्स का मास जोड़ के 7 + 3 10 इंटू A23, और फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का, फोर्स यहाँ पे A23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सीलरेशन, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई तुम ये बताओ, ये ग्रीन वाले बॉक्स इन दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इन दोनों बॉक्स के बीच में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, कैसे बताओगे। फिर से यहाँ भी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास कितना है इन दोनों बॉक्स के बीच में, मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों बॉक्स के बीच में कितना है, इन ग्रीन सॉरी हाँ, तो ग्रीन वाले बॉक्स का मास 7 kg और एक्सीलरेशन दोनों के बीच में 0.4, तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, ये जो फोर्स है कितना फोर्स लग रहा होगा इधर, दैट इज कितना हो जाएगा 2.8 न्यूटन, क्लियर है। बट हमारा मेन काम था एक्सीलरेशन निकालना, वो हम निकाल के दिखा दिए। अब यही गाइस, इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा दूं, इस 10 न्यूटन का फोर्स को अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, अब क्या होगा, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, अब जब यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो आप पहले देखो तो क्या होगा, 10 न्यूटन का फोर्स जब आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ये 10 न्यूटन क्या इस 15 को ओवरकम कर लेगा, क्योंकि F की वैल्यू जो है यहाँ 0.4, आप चेंज इसको चेंज करने से वो थोड़ी भी चेंज होगा, क्या ये 10 ये 15 को ओवरकम कर लेगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना नीचे वाले को ओवरकम, ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, तो क्या होगा तीनों बॉक्स साथ में मूव करेंगे, तीनों बॉक्स साथ में मूव करेंगे, तो क्या होगी एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू मास इंटू A, F कितना है 10 लगा रहे हो आप उस डायरेक्शन में, मास तीनों का एक साथ 7 + 3 + 2 10 है ना, इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, सॉरी 7 12 होगा ना, 7 + 3 + 2 12, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/12, 2 6 2 5 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब फोर्स आप यहाँ पे लगाओगे, क्लियर। इस तरीके से गाइस अपने को चीजें समझकर करनी है, ओके। तो मेन यही था आपको बताना मेरे को कि आप इसको समझें। तो गाइस आशा करता हूँ पूरी वीडियो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगा, फ्रिक्शन में कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फ्रिक्शन का आप तुरंत कर लोगे, मैं थोड़ा हाई लेवल की भी चीजें बता दिया हूँ, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन बनना चाहिए फ्रिक्शन के। आप बुक उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, कोई भी
कहीं कहीं भी जूनियर इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव की बुक उठाओ और क्वेश्चन लगाना चालू करो इस टॉपिक पे। ट्रस्ट मी गाइस, हर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनने वाला है अगर वीडियो को अच्छे से देखे होगे। तो गाइस आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।